ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बायोमोलिक्यूल के अंदर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर मैंने आपको प्राइमरी प्रोटीन कंप्लीट करवा दिया था और सेकेंडरी प्रोटीन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टर्शरी प्रोटीन के बारे में। तो थर्ड टाइप होगा कौन सा? टर्शरी प्रोटीन। शायद मैंने पिछली क्लास के अंदर, शायद क्या, डेफिनेटली मैंने पिछली क्लास के अंदर यहाँ पे लिखा था कि ये प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। एंड साथ ही जो भी प्रोटीन्स को फंक्शनल रोल अगर प्ले करना है, कौन सा रोल, फंक्शनल अगर रोल प्ले करना है तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, वाटर सॉल्युबल। मीन्स वो जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, वो आपको मिलेंगे टर्शरी प्रोटीन के फॉर्म में। सो बेसिकली टर्शरी प्रोटीन होता कैसे है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन को जनरली आपको ऐसा मिलेगा। प्रोटीन के हमने पढ़े थे, दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और दूसरा कौन सा होगा, सी टर्मिनल। सो बेसिकली ये प्रोटीन जस्ट आपको एक वुलन बॉल की तरह दिख रहा है ना, तो वुलन बॉल की तरह है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन। और जबकि सेकेंडरी प्रोटीन हमें बिल्कुल फाइबर की तरह दिखाई दे रहा था, लाइक दिस, तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी प्रोटीन को बोलते हैं क्या, फाइब्रस प्रोटीन हम लोग बोलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये है मैम कि इसने प्रोटीन ने ऐसा कॉन्फर्मेशन क्यों अटेन किया। तो इसके पीछे अगर मैं मेन लॉजिक की बात करूं, मेन लॉजिक के बारे में बात करूं, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड होते हैं और ये अमाइनो एसिड के कौन से होते हैं, आर ग्रुप होते हैं। अब इन आर के अंदर मान लीजिए कुछ अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो पानी को पसंद नहीं करते। सो उस केस में ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, इस तरीके से फोल्ड होगा कि सारे के सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो चले जाएंगे अंदर की तरफ। कहां चले गए, इंटरनल एनवायरमेंट की तरफ। और फिर हाइड्रोफोबिक के बीच में होता है इंटरैक्शन और इस तरह से हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को मिल जाती है शांति, ठीक है, और उनको मिल गया एक सुकून, उनको मिल गई एक स्टेबिलिटी। तो ये इसके बनने का मेन बेसिक रीजन है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सारे अंदर चले गए तो हाइड्रोफिलिक कहां मिलेंगे तुम्हें, ऑफ कोर्स बाहर क्या है, वाटर। तो ये प्रोटीन जो है इस तरीके से फोल्ड होती है कि यहाँ पे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ बाहर वाटर प्रेजेंट है। तभी तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि ये प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है ना। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे कहां चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आपको कहां पे मिलेंगे, इसमें इंटीरियर सरफेस में मिलेंगे। और यहाँ पे बाहर वाटर के पास में यहाँ जो अमाइनो एसिड होंगे वो ज्यादातर कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। तो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड कहां पे रहते हैं, बाहर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक कहां चले जाते हैं, अंदर की तरफ, और उनको क्या मिल जाती है, इस तरह से स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, तो पहला बॉन्ड होगा यहाँ पे कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। कॉमन सेंस की बात है, उसके बिना तो अमाइनो एसिड की चेन ही कैसे बनेगी, है ना। दूसरा यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन रोल प्ले कर रहा है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। लाइक चोर चोर मौसेरे भाई, तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अंदर है और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, तो फोबिक के बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ठीक है। फिर थर्ड इसके अंदर जो होगा दैट इज, अब मैं इसको एक समझाने के लिए कुछ ऐसा बना देती हूँ, ये सी टर्मिनल है और ये है एन टर्मिनल। आप लोगों ने कभी सिस्टीन के बारे में पढ़ा था, सिस्टीन, सिस्टाइन, है ना। तो ये जो सिस्टीन, याद कीजिए अमाइनो एसिड के बारे में। तो सिस्टीन के अंदर हमने देखा था बेटा कि उसके अंदर क्या होता है, आर ग्रुप इज क्या था, CH2SH। तो अब अगर मान लीजिए कि इस तरफ यहाँ पे आर ग्रुप के अंदर आपको दिखाई दे रहा है CH2SH और इस तरफ भी एक प्रेजेंट है अमाइनो एसिड, कौन सा, सिस्टीन, और ये भी आपको दिख रहा है CH2SH।
है ना। अब अगर मान लीजिए कि हमारा एनवायरमेंट कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट होता है, जो ऑब्वियसली होता ही है बेटा, जो ब्लड वगैरह होता है ना, वहां पे क्या परसेंट होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इस सल्फर की वैलेंसी फ्री हो गई, इस सल्फर की वैलेंसी भी क्या हो गई, फ्री हो गई, और इस तरह से दोनों के बीच में एक बन जाता है बॉन्ड, और इसको बोला जाएगा क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ध्यान रखना, ये एक और कौन सा बन रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिख रहा है। और कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है मैम, सपोज करो, एक तो हमने पढ़ा भी था कि ये एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि एक अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर एसिड ग्रुप होता है, और कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर बेस वाला ग्रुप होता है, एक्स्ट्रा एसिडिक अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एंड यू नो एसिड जो होता है वो पानी के अंदर क्या करेगा, H+ रिलीज कर देगा, तो जब H+ रिलीज कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। लाइक उस तरीके से ही जो नाइट्रोजन होगा वो यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास होता है लॉन पेयर, तो वो वाटर के अंदर जो H+ होंगे उनको वो लॉन पेयर डोनेट करके उन H+ को पिक कर लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ के अंदर। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको, आयोनिक इंटरेक्शन भी मिलेगा। आयोनिक बॉन्ड नहीं बेटा, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो वाटर के अंदर कभी नहीं बनता है, जैसे NaCl, NaCl जब पानी में आप डिजोल्व कर देते हो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाएगा, तो वहां पे आपको आयनिक बॉन्ड नहीं मिलता है, या आयनिक इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आयोनिक इंटरेक्शन मिलेगा। एंड साथ में यहाँ पे सपोज करो कि ये CO डबल ग्रुप है और यहाँ पे NH ग्रुप है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इनके बीच में अब यहाँ पे बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि टर्शियरी प्रोटीन जो है वो अपने आप में बहुत ही स्टेबल प्रोटीन की कैटेगरी में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, और इतने सारे बॉन्ड्स के बनने का जो मतलब इस प्रोटीन के बनने का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या है, यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी थी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना था, राइट। तो ये हमारा हो गया कौन सा, टर्शियरी प्रोटीन के बारे में। तो बॉडी के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं, ऑब्वियसली वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो सारे कौन सी कैटेगरी में मिलेंगे आपको, टर्शियरी प्रोटीन, मतलब इस फॉर्म के अंदर मिलने वाले हैं, पक्का। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में। क्वाटरनरी प्रोटीन, तो क्वाटरनरी प्रोटीन का मतलब क्या होता है, दिस इज सिंपली मोर देन वन टर्शियरी प्रोटीन, मतलब मोर देन वन टर्शियरी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन। नहीं आया समझ में, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आईआईटी वाले बच्चे भी जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आरबीसी करती है, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर होता है एक प्रोटीन जो उसको कैप्चर करता है ऑक्सीजन को, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हीमोग्लोबिन, HB। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसका ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है ना, तो ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में बाइंड होने के बाद में क्या बनाएगा, ये बनाता है हीमोग्लोबिन। तो इसमें से 2 चेन कौन सी होती है, अल्फा चेन, वो वाला अल्फा हेलिक्स नहीं, यहाँ पे बुलाई किस तरीके से होती है, ये अल्फा चेन है, और ये भी कौन सी है, अल्फा चेन। ये कौन सी चेन होगी, बीटा, ये भी कौन सी होगी, बीटा। तो ये आपस में इंटरेक्ट होके ये फिर बना रहा है पूरा हीमोग्लोबिन। तो दैट्स वाई इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, यहां से होगी इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये क्लियर हो गया। एक और बताती हूँ मैं इसमें, आप लोगों ने शायद कभी एंटीबॉडी के बारे में सुना होगा, है ना। तो एंटीबॉडी के अंदर भी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो देखो ये 2 चेन मैंने ऐसी बना रखी है, और ये 2 चेन मैं ऐसे बना रही हूँ। तो ये आपको वाई शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी।
और यहाँ पे एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि इसमें भी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। 2 चेन आपको छोटी दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली। तो जो छोटी चेन होगी तो ऑब्वियसली वो कैसी होगी, लाइट चेन होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम है, सो दैट्स व्हाई इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको कम मिलेगा। बट ये वाली चेन जो आप देख रहे हो आपको लंबी दिखाई दे रही है, ये भी आपको बड़ी चेन दिखाई दे रही है, तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपको ज्यादा मिलेंगे, सो दैट्स व्हाई ये चेन कैसी होगी, हैवी चेन होगी। तो इसको मैं क्या बोल दूं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे α2 β2 लिखा है, इसको एंटीबॉडी को हम लोग लिखते हैं H2L2। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंसुलिन। तो डायबिटीज के बारे में आप जानते ही हो कि अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या हो जाती है, डायबिटीज। तो डायबिटीज में ध्यान रखना कि यहाँ पे कितनी अमाइनो एसिड होंगे, सॉरी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, सिर्फ यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जैसे इसके अंदर 4 थी, यहाँ पे भी 4 थी, बट यहाँ पे सिर्फ 2 होगी। ये होगा चेन ए और ये वाला होगा कौन सा, चेन बी। चेन ए के पास होते हैं 21 अमाइनो एसिड, चेन बी के पास होते हैं यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड्स। और इस तरीके से मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो पूरी इंसुलिन के अंदर हो गए कितने, 51 अमाइनो एसिड्स। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं ना, तो उनको नेक देते हैं, लाइक 21 रुपए, 51 रुपए, 101। तो जस्ट लाइक इंसुलिन क्या है, एक 51 अमाइनो एसिड का प्रोटीन हो गया। और ये दोनों चेन आपस में बाइंड होती है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलो, उसके बाद सेकेंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो 12th वाले स्टूडेंट जो है, आप प्लीज ध्यान रखना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से या तो वो अल्फा हेलिक्स या फिर टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अवेयर रहना आप, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड डिस्कस करने वाले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों रखा गया था, क्योंकि ये बना होता है कार्बन के हाइड्रेट। तो ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अब कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब होता है, कार्बन कार्बन होता है और हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर ध्यान से देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा CnH2O एंड इसको लिखा जाएगा होल एन। नहीं आया समझ में, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, CnH2ON भी लिख सकते हैं। जिस एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, अभी रुक जाओ, पर ध्यान रखना ये इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन या हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये कोई इसकी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये इसका डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्सेप्शन। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड में देखो आपको कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या होता है, 1। क्या मुझे बताओ फॉर्मल्डिहाइड कोई शुगर होती है क्या, नहीं। तो हालांकि वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट कोई शुगर, ये कोई शुगर नहीं है। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं, CH3COOH। तो आप लोग क्या देख रहे हो, C2H4O2। ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट एसिटिक एसिड कोई शुगर नहीं होता है, तो ये है एक्सेप्शन। और जैसे मैं एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ, एक शुगर होती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, ये मैं समझाऊंगी अभी, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10। होना तो कितना चाहिए, 5, बट ये कितना होता है, 4। ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये होता है क्या, शुगर। तो इसका मतलब ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का एक प्रॉपर तरीका नहीं हुआ। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन होता है क्या,
जो मैं आगे जाके समझाऊंगी आपको। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तब इसको देखेंगे हम लोग। क्लियर? अच्छा, आप कुछ यहाँ पे ना बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम शुगर में और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है, और एक टर्म में यहाँ पे और यूज करने वाली हूँ मोनोसेकेराइड के बारे में, तो वो क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्लासिफाई करने जा रही हूँ। जो ध्यान रखिएगा, IIT और नीट दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो पहले इसके अंदर आ जाएगा क्या, मोनोसेकेराइड। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। एंड थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, पॉलीसेकेराइड। तो पॉली मीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे सेकेराइड्स। ओलिगो मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी शुगर, एंड ओलिगो मीन्स क्या होते हैं 2 to 10। और मोनोसेकेराइड मीन्स क्या होगा, जस्ट 1। तो मोनो मीन्स क्या है, 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये एक मोनोमर है, ये क्या है, एक मोनोमर है, जबकि ये क्या हो जाएगा, ओलिगोमर, और ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर हम जब पॉलीमर पढ़ते हैं ना, तो ये होता है ओलिगोमर, जिसके अंदर मोनोमर्स का नंबर कितना होता है, 2 to 10 होता है, पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो मोनोसेकेराइड होती है पानी के अंदर क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, क्योंकि एक सिंगल है बेटा, सिंगल शुगर, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर के अंदर क्या मिलेगा आपको, सॉल्युबल नहीं मिलेगा। और ये भी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। बट जब केमिस्ट्री के अंदर हम पॉलीमर्स की बात करते हैं, तो पॉलीमर्स मतलब एक लंबी सी चेन। तो ये चेन कैसी होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो पॉलीसेकेराइड आपको वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं मिलेंगे। अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो बायोलॉजी के अंदर क्या यूज हो सकता है। तो अगर मान लो कभी हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है या किसी चीज को स्टोर करना है, दैट मस्ट बी वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल हुआ तो वो स्ट्रक्चर तो बेटा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का फंक्शंस क्या होगा, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको, ध्यान रखना। तो इसका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर या तो स्टोरेज पर्पज से पॉलीसेकेराइड को यूज किया जाता है, या फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो वो सेल्यूलोज क्या है, सेल वॉल है, तो वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। आपको मैं पढ़ाऊंगी स्टार्च और ग्लाइकोजन, है ना। तो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन होता है, प्लांट के अंदर फूड स्टोर्ड इन स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो वो भी क्या है, दो मतलब अगेन वो क्या हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे। तो या तो इसको स्टोरेज पर्पज के लिए यूज किया जाता है या फिर इसको स्ट्रक्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बट इन दोनों का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का इसका मेन काम होता है। आप लोगों ने क्लास 10th पढ़ी होगी सबने, चाहे IIT वाले स्टूडेंट है उन्होंने भी क्लास 10 तो पढ़ी होगी। तो उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन में जहां पे आपने ग्लूकोज को क्या किया था, ऑक्सीडाइज करके रेस्पायर करके ATP प्रोडक्शन किया था। तो इनको जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब टेस्ट के बारे में बात आती है, तो ये आपको खाने के अंदर स्वीट लगते हैं, और ये भी आपको खाने में क्या लगेंगे, स्वीट, बट इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ये आपको टेस्टलेस मिलेंगे। अब अगर मैं शुगर को डिफाइन करूं, तो शुगर इज दोज कार्बोहाइड्रेट, कौन से, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। तो वाटर सॉल्युबल कौन से और स्वीट में टेस्ट कौन से, टेस्टी कौन से, मतलब स्वीट कौन से, ये दोनों है ना। तो इसका मतलब मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के अंदर सिर्फ हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे डाइसेकेराइड, तो इनको हम लोग क्या बोला जाता है, शुगर। तो शुगर एक जस्ट टर्म है जो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। तो दोज
कार्बोहाइड्रेट विच आर, पहली चीज क्या, वाटर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। तो इसमें हम लोग किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग मोनोसेकेराइड को शुगर बोलेंगे एंड हम लोग डाइसेकेराइड को भी क्या बोलेंगे, शुगर। इनको आप शुगर नहीं बोलोगे क्योंकि टेस्ट में भी अच्छे नहीं होते और पानी के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होते। ये क्लियर हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो अब ये एक जो शुगर है, एक सिंगल शुगर, ये अब 3 कार्बन की बनी हो सकती है, ये 4 कार्बन की बनी हो सकती है, ये 5 कार्बन की बनी हो सकती है, ये 6 कार्बन की भी हो सकती है और ये 7 कार्बन की शुगर भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो आपको लेस देन 3 कार्बन की शुगर नहीं मिलेगी और मोर देन 7 कार्बन की आपको शुगर नहीं मिलेगी मोनोसेकेराइड के अंदर। 3 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, 6 को क्या बोला जाता है, हेक्सा एंड 7 को बोला जाता है हेप्टा। अब जब सफिक्स की बात आती है तो हम लोग मोनोसेकेराइड को सफिक्स के लिए यूज किया जाता है ओज, ओलिगोसेकेराइड के लिए भी यूज किया जाता है ओज, बट पॉलीसेकेराइड के लिए यूज किया जाता है आन, जैसे मैं पढ़ाऊंगी आगे जाके। तो इसके मोनोसेकेराइड के लिए मैं क्या यूज करूं, इसके लिए मैं सफिक्स यूज करूंगी ओज। तो 3 कार्बन की शुगर जो है उसको बोला जाएगा ट्राइओज, 4 कार्बन की शुगर को बोला जाएगा टेट्रोज, 5 कार्बन की शुगर को बोला जाएगा पेंटोज, 6 कार्बन की शुगर को बोला जाएगा हेप्टोज एंड 7 कार्बन की शुगर को बोला जाएगा हेप्टोज और हेक्सोज। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, 3 कार्बन की शुगर ट्राइओज, 4 कार्बन की शुगर टेट्रोज, 5 कार्बन की शुगर पेंटोज, 6 कार्बन की शुगर हेक्सोज एंड 7 कार्बन की शुगर हेप्टोज। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है C3। अगर C3 है तो H6 होगा, O क्या होगा, 3 होगा, ये रहा, ठीक है। तो टेट्रोज का क्या हो जाएगा, C4 H8O4। पेंटोज क्या होगा, C5 H10O5। हेक्सोज क्या होगा, C6 H12O6 एंड हेप्टोज क्या होगा, यहाँ पे हेप्टोज हो जाएगा C7 H14O7। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, जिनके डायग्राम हमें अभी सारे बनाने हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें गाल ग्लिसरल्डिहाइड। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आ जाएगा आपका इरिथ्रोज और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा इरिथ्रुलोज, इरिथ्रुलोज। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पेंटोज के अंदर राइबोज, एक हो जाएगा इसमें राइबुलोज, राइबुलोज और एक इसमें आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इसमें आ जाएगा C6H12O6। ये तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, ग्लूकोज। ये तो IIT वाले भी जानते हैं, पर बेटा आप लोग थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी होता है, ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है और ये फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी होता है। इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। और इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा बहुत। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इन तीनों का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है। तो नो डाउट ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। वो भी कैसे, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो अब हमें अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, क्लियर। जो कुछ भी टफ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। और इनका जब मैं अब स्ट्रक्चर जब बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये डेफिनेशन मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्लियर।
चलो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो तो अब हम लोग इन मोनोसेक्राइड्स के सारे डायग्राम बनाने वाले हैं। पहले मैं इन सबका लीनियर डायग्राम बनाऊंगी, देन उसके बाद में इसका मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। तो नाउ देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रायो शुगर। तो ये कितने कार्बन की शुगर होती है, 3 कार्बन की। तो आप सबसे पहले 3 कार्बन बना दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो इसके अंदर या तो ये एल्डिहाइड होगा या फिर ये क्या होगा, कीटोन होगा। और बाकी शुरू में लिखा था पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि बाकी बचे हुए कार्बन पे क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लगा दिया, OH। यहाँ पे भी क्या लगाया, OH। अब रही बात क्या वैलेंसी कंप्लीट करने की, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2।